हेलो एवरीवन। आइए हम लोग बात करेंगे कि गुप्त साम्राज्य में या फिर 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक के किस प्रकार कृषि थी, व्यापार किस प्रकार था, नगर किस प्रकार थे और आय का मुख्य स्रोत क्या था। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कृषि के बारे में। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की आधार रही है और ये शुरू से ही भारत की अर्थव्यवस्था का आधार रही है। क्या रही है? कृषि। भारत में कृषि की आरंभ अगर बात किया जाए तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है। और उसी टाइम में कृषि शुरू हो गई थी। समय के साथ में धीरे धीरे इसमें प्रगति होती गई। प्रगति होने के साथ साथ नए नए राज्यों का उदय होने लगा और जब नए नए राज्यों का उदय हुआ तो भूमि कर देना ज़रूरी हो गया, लगान देना ज़रूरी हो गया। और लगान देंगे तो क्या देंगे, क्योंकि मुख्य स्रोत अगर कोई चीज़ की थी तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत वो जो थी वो सिर्फ कृषि ही थी। तो कृषि मुख्य स्रोत बन गया राज्य की आय का। ठीक है। राज्य की आय का मुख्य स्रोत बन गया कौन? कृषि, है ना। तो अब इनकम होगा राजा को कहाँ से? तो खेती से। खेती से जब इनकम होगा, क्योंकि उस पर टैक्स लगाएगा, उस पर कर लगाया जाएगा, तो जब उस पर कर लगाया जाएगा तो किसानों पर करों का बोझ जो है वो बढ़ गया। ठीक है। और इसे पूरा करने के लिए किसान अधिक से अधिक खेती का विस्तार किया करते थे और वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पर ध्यान दिया जाने लगा, अधिक से अधिक खेती का विस्तार पर ध्यान दिया जाने लगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती किया जाए। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स लगता था, है ना। अब अगर हम इतिहास के बारे में बात करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास में साक्ष्य मिलते हैं हमें किसानों के बारे में, तो किसानों के बारे में जो जीवन उनकी कैसी थी, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। क्यों आखिर स्पष्ट नहीं है? क्योंकि इन लोगों के बारे में कोई जानकारी लिखी नहीं गई है। कुछ ऐसा ठोस किताब हमें नहीं मिलती है, ठोस पुस्तक ग्रंथ नहीं मिलती है जो हमें सही से किसानों की हालात के बारे में बताए। लेकिन फिर भी कुछ किताबें हैं जो हमें बताती हैं, जैसे जातक कथा, जैसे पंचतंत्र। तो जातक कथा और पंचतंत्र की कहानी है। इन कहानियों में किसानों के दुख की स्थिति को देखा जा सकता है। किसानों की स्थिति क्या थी, सामान्य जनता की स्थिति क्या थी, इन सब की स्थिति को और दुखद स्थिति को देखा जा सकता है। जातक की एक कथा है जिनका नाम है गंध तिंकु जातक। तो गंध तिंदु जातक में एक राजा की कहानी दी गई है। राजा की कहानी ऐसी दी गई है कि वो राजा ऐसा राजा था जिसके टाइम में जनता जो थी वो बहुत दुखी थी। एक दिन राजा सोचता है कि मैं भेष बदल करके प्रजा के बीच जाता हूँ और प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है वो जरा जानना चाहता हूँ। इत्तेफाक से राजा भेष बदल करके जनता के सामने पहुँचता है। ठीक है। आखिरकार हुआ क्या कि प्रजा जो थी वहाँ पर पहुँचता है और प्रजा जो थी वो गुस्से में राजा को खरी खोटी सुना देती है। ठीक है। और प्रजा जो है राजा की खूब बुरा भला कहता है। ठीक है। कि हमारी दुर्दशा, हमारी बुरी हालत हुई है तो राजा की वजह से हुआ है। कैसे रात में डाकू लूट लेते हैं, दिन में जो टैक्स वसूलने वाले जो कर्मचारी आते हैं राजा की तरफ से वो कैसे लूट लेते हैं। और इस वजह से हमको जब टैक्स हमारे पास नहीं होता है हमको बचने के लिए जंगल में भाग करके रहना पड़ता है। तो इस तरह से ये बताता है कि जनता से किस तरह से मनचाहा कर वसूला जाता था। अब मनचाहा कर वसूला जाएगा तो किसानों पर करों का बोझ बढ़ेगा। करों का बोझ बढ़ेगा तो वो लोग क्या करेंगे, जंगल की ओर भाग जाते थे अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि जो राज कर्मचारी होते थे वो बहुत ही मतलब बहुत ही सज़ा देते थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बुरा सलूक किया करते थे किसानों के साथ में। ठीक है। मतलब इन कहानी से कुछ और चीज़ें सीखने को मिलती है और कुछ और जानकारी मिलती है कि जैसे राजा और ग्रामीण प्रजा के बीच में संबंध उतने अच्छे नहीं रहे होंगे। ठीक है ना। तो राजा और ग्रामीण के बीच में संबंध उतने अच्छे नहीं रहे होंगे क्योंकि राज का अत्याचार बहुत ज़्यादा होता था और जिसकी वजह से जो ग्रामीण होते थे वो बेचारे जंगल की ओर भाग जाते थे, है ना। और भाग करके वो वहाँ पे शरण लिया करते थे। ठीक है। साथ ही बहुत कोशिश करते थे कि चलो मांग है तो मांग को बढ़ाने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए वो
उपज बढ़ाते हैं, लेकिन उपज की भी तो एक लिमिटेशन थी। वो उतना तक उपज नहीं बढ़ पाती थी, और उतना तक उपज नहीं बढ़ पाती थी तो राजा को उतना टैक्स भी नहीं मिल पाता था। राज कर्मचारी जो थे उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दिया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि कृषि का विस्तार किस प्रकार हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार सबसे तेजी से हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ हो सकता है एग्जाम में। उत्तर वैदिक काल से कृषि का विस्तार तेजी से क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त लोहे का आविष्कार शुरू हो चुका था, है ना? और इस वक्त हल बैलों की सहायता से गहन खेती की जाती थी। जमीन जो थी वो छोटे छोटे परिवारों में बढ़ गई थी। खेतों की सीमा निश्चित कर दी गई थी कि कितना खेत किसके अंदर में रहेगा, उसके लिए एक सीमा बना दी गई थी। खेतों के स्वामित्व और सीमा संबंधी विवाद को अगर कोई सुलझाता था तो उसका नाम था ग्राम भोजक। ग्राम भोजक। तो खेतों के किसका खेत है, कौन इसका मालिक है, या फिर किसका जो खेत का एरिया है वो कितना दूर तक है, उसकी सीमा कहाँ तक खत्म होती है, इन सब विवाद को ग्राम भोजक जो था वो सुलझाया करता था। लेकिन आगे चलकर जो मनुस्मृति लिखने वाले जो हैं, जिनका नाम है मनु, उन्होंने सीमा के महत्व को समझा, और महत्व को समझाते हुए उन्होंने मनुस्मृति में सीमा निर्धारित करने वाले कुछ साधन का इस्तेमाल बताया कि आप इससे सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे जैसे उन्होंने ईंट, पत्थर, रेत इत्यादि का सुझाव दिया। ठीक है, मनुस्मृति जो है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या ईसा की दूसरी शताब्दी के टाइम में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग बताया कि कृषि का विस्तार क्यों हुआ। क्योंकि उस वक्त में लोहे का आविष्कार हो चुका था, और जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहे के फाल का इस्तेमाल किया जाता था। हालों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि बैल तो था ही, फाल भी मिल गया, वो भी किस चीज़ का, लोहे का। तो वो जो था वो गहरी जुताई किया करते थे, और गहरी जुताई किया करती थी जिससे ऊपर उपज भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो गहरी जुताई भी हुआ करती थी जिससे गहरी जुताई होती थी जिससे उपज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, और जहाँ पे भारी बारिश होती थी, भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल से कृषि का विस्तार हुआ, और धीरे धीरे कृषि का विकास होता चला गया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस वक्त में लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहे का आविष्कार हो चुका था क्योंकि जब उत्खनन हम लोग करते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत जगह पे हमें लोहे के व्यवहार का प्रमाण मिलता है। धान की खेती यहाँ पे होती थी, और धान की खेती के कारण भी उपज में धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। ठीक है, उपज बढ़ाने के लिए लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे सिंचाई के रूप में? तो सिंचाई के रूप में नदियों का, कुओं का, नहरों की सहायता ली जाती थी। ठीक है, इन्हें व्यक्ति अकेला भी बनाया करता था, कुछ ग्रुप लोग मिल करके भी बनाया करते थे जिसे सामूहिक कहते हैं, और राज्य भी अपने स्तर पर बनाया करता था जिन्हें राजकीय स्तर कहते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए उस वक्त में खाद का भी इस्तेमाल किया जाता था। किस चीज़ का? खाद का भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के टाइम की बात करें तो इसकी जब स्थापना हुई मौर्य साम्राज्य की, उस वक्त कृषि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया, कुछ नहीं, महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया? इस वक्त नई नई बस्तियां बसाई गई थी। ठीक है, और शूद्रों को इनमें किसान के रूप में बसाया गया था। ठीक है, नई बस्तियां बसाई गई, शूद्रों को किसान के रूप में बसाया गया, और नई बस्तियों में जो अधिकारी हुआ करते थे, या जो जमीन, ये जो नई बस्तियों में जो अधिकारी या पुजारी जो हुआ करते थे उसको ज़मीन दे दिया जाता था, और उस पर खेती करने के लिए उसको बोला जाता था। राज के नियंत्रण में जो ज़मीन हुआ करती थी मौर्य साम्राज्य के टाइम में, ऐसी भूमि को सीता कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी भूमि को सीता कहा जाता था। राज्य के नियंत्रण वाले भूमि को क्या कहते थे? सीता। और जिसका प्रबंध जो करता था वो सीता अध्यक्ष नामक जो अधिकारी हुआ करता था वो करता था। ठीक है, तो अब राज्य जो है वो चाहता था कि हमारे यहाँ खेती ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, खेती का विकास हो, कृषि का विकास हो, और कृषि का विकास के लिए उसने सिंचाई की व्यवस्था की। ठीक है, राजकीय सिंचाई का उपयोग करने वाले को पानी का टैक्स देना पड़ता था, यानी कि कृषि के विकास के लिए सिंचाई की व्यवस्था करा दी सरकार ने। इसे वो इस्तेमाल करेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, जल का इस्तेमाल करेगा तो जल टैक्स देना पड़ेगा। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, ठीक है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें सिंचाई के लिए जल वितरण और इसकी व्यवस्था का उल्लेख के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के राष्ट्रीय या प्रांतीय शासक जिनका नाम था पुष्यगुप्त ने
सौराष्ट्र में गिरनार के पास में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछी ही जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासक थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त का क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन गिरनार के पास में या गुजरात के पास में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासक, प्रांतीय शासक जिनका नाम था पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में गिरनार के पास में सुदर्शन झील का निर्माण किया था। एक राजा था शक राजा, उनका नाम था रुद्रदामन। तो शक राजा जो था रुद्रदामन, उसने क्या करा जाए, नहर बनवाई, सुदर्शन झील की मरम्मत करा। सुदर्शन झील जो था वो टूट चुका था, तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो वो था रुद्रदामन ने। शक शासक था ये रुद्रदामन, जिसने प्रजा से कर लिए बिना, उसे टैक्स नहीं दिया, मरम्मत भी कराया और टैक्स नहीं दिया, ठीक है ना, और अपने पैसे से इसने मरम्मत कराई थी। गुप्त साम्राज्य के समय में, कौन सा गुप्त साम्राज्य? तो गुप्त साम्राज्य जो स्कंदगुप्त है, उस समय में भी इस झील की दोबारा मरम्मत कराई गई थी, ठीक है। तो सुदर्शन झील की मरम्मत पहले बनाया था किसने? तो बनाया था पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक थे। इस झील का जल सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या राज्य द्वारा कृषि के विकास में अभिरुचि लेने वाले जो हैं उनका नाम मेगास्थनीज। तो इसके बारे में मेगास्थनीज भी बताता है कि यहाँ की खेती बहुत अच्छी होती थी, और जिस प्रकार मिस्र में राजकीय पदाधिकारी जमीन का माप किया करते थे, उसी तरीके से नहरों की व्यवस्था देखने के लिए मौर्य अधिकारी भी हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारा दूसरा। अब आगे हम लोग कभी और किसी अन्य लेक्चर में बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए लेते हैं विदा, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।